Hello and welcome everyone in the first lecture of the series National Income and Related Aggregate. This video is especially designed for the students of class 12th. And before I start this chapter, I would like to discuss few things before I begin explaining the lesson. So I have noticed that many students of class 12 find the section of national income as the most challenging chapter of macroeconomics. तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो 12वीं के बच्चे हैं ना, उनको नेशनल इनकम का चैप्टर बड़ा मुश्किल चैप्टर लगता है। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि बच्चों कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं होता। अगर तुम्हें कोई भी चैप्टर मुश्किल लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चैप्टर मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी उस चैप्टर को टारगेट करने की अप्रोच गलत है। क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि उस चैप्टर को मैं स्टेप वाइज प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर पढ़ूं। क्या मतलब है इसका? कि जो टॉपिक पहले पढ़ना है उसको पहले पढ़ो, जो टॉपिक बाद में पढ़ना है उसको बाद में पढ़ो। अगर बाद वाला टॉपिक पहले पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर की क्लैरिटी मुझे नहीं हो पाएगी। सो चैप्टर मुश्किल है, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स विल डिस्कवर एनी चैप्टर डिफिकल्ट ओनली इन वन कंडीशन, दैट इफ दे डू नॉट स्टडी एनी कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप। तो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बड़ा नॉलेजेबल है, इस चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर को समझने के लिए मेरी आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैप्टर को तुम्हारे लिए सबसे आसान चैप्टर यहां पर बना दूं। तो बारी बारी सभी कंसेप्ट पूरी डिटेल के अंदर बड़े आराम से हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो आओ जरा शुरू करते हैं चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। मतलब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम का मतलब है सिंपल, किसी भी नेशन की इनकम कितनी है। दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक नेशनल और एक इनकम। किसी भी नेशन की इनकम कितनी है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। अगर मुझे दो लोगों को कंपेयर करना है कि इसमें अमीर कौन गरीब कौन, तो कैसे कंपेयर करूंगा? दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो कंपैरेटिवली अमीर है, दोनों में से जिसकी इनकम कम होगी वो कंपैरेटिवली गरीब है। तो सिमिलरली मुझे यहां पे नेशन की परफॉर्मेंस को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करता हूं उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। तो जिस देश की नेशनल इनकम कंपैरेटिवली ज्यादा है उसको मैं अमीर बोलूंगा, जिस देश की नेशनल इनकम कंपैरेटिवली कम है उसको मैं गरीब बोलूंगा। तो नेशनल इनकम का मतलब है किसी भी देश के सभी लोगों ने मिलकर एक साल के अंदर कितना पैसा कमाया, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इसकी डेफिनेशन अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। जस्ट फॉर द टाइम बिंग एक मतलब समझ लो कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। आगे है जी इस चैप्टर के अंदर रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि किन चीजों को जोड़कर नेशनल इनकम आती है। जिन एलिमेंट्स को यूज कर मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करूंगा ना, जो एलिमेंट्स मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे, उन एलिमेंट्स को मैं क्या बोलता हूं? रिलेटेड एग्रीगेट्स बोलता हूं। तो ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स विच विल हेल्प मी इन डिराइविंग द नेशनल इनकम। तो आओ जरा शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे कि इनकम कितनी तरह की है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। तो बच्चों ऐसा है, इनकम बहुत तरह की है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम हम चार तरह की इनकम पढ़ते हैं जी। सो इनकम इज कैटेगराइज्ड अंडर फोर हेड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहली इनकम है फैक्टर इनकम, दूसरी इनकम है हमारे पास ट्रांसफर इनकम, द थर्ड वन इज डोमेस्टिक इनकम एंड द लास्ट वन इज नेशनल इनकम। तो सभी इनकम्स के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर इनकम के बारे में। तो बच्चों फैक्टर इनकम वो इनकम है जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होती है, जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होती है। तो बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? प्लस वन में पढ़ा था हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्ट्रप्रन्योर। तो जो भी पैसा लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्ट्रप्रन्योर देकर मिले उस पैसे को मैं क्या बोलता हूं? फैक्टर इनकम बोलता हूं। फैक्टर इनकम का दूसरा नाम फैक्टर पेमेंट भी है। तो हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो कि फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक चीज कैसे है, क्योंकि इनकम और पेमेंट ऑपोजिट वर्ड्स हैं।
तो बिल्कुल ठीक है, इनकम और पेमेंट ऑपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन इनकम और पेमेंट ऑपोजिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं, एक इंडिविजुअल के लिए इनकम अलग है, पेमेंट अलग है। लेकिन अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, तो वहां पे इनकम और पेमेंट एक चीज होती है। क्योंकि जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी की, जब मैं बात करता हूं, तो जब मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, एक बंदे की पेमेंट दूसरे बंदे की इनकम है। एक बंदे ने खर्चा किया, तुमने मार्केट में जाके 100 रुपए किलो आम खरीदे, तो 100 रुपए किलो जो आम तुमने खरीदे हैं, वो 100 रुपए तुम्हारी पेमेंट है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, तुम्हारा खर्चा है। लेकिन वो 100 रुपए उस दुकानदार की इनकम भी तो है। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर द सेम थिंग, इनकम एंड पेमेंट आर द सेम थिंग। तो इसलिए यहां पे बोल रहा हूं फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही चीज है। तो जो पैसा, जो इनकम लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देकर मिलती है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देकर मिलती है, उस इनकम को मैं क्या बोलता हूं? फैक्टर इनकम बोलता हूं। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के जो मालिक हैं, उनको हाउस होल्ड बोलते हैं। हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब लैंड का मालिक हाउस होल्ड, लेबर का मालिक हाउस होल्ड, कैपिटल का मालिक हाउस होल्ड, एंटरप्रेन्योर का मालिक हाउस होल्ड। तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के बदले में जो पैसा मिला, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। कौन कौन सा पैसा मिलता है? तो अगर हम बात करें सबसे पहले लैंड की, तो लैंड के बदले में हमें क्या मिलता है जी? रेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम लैंड के ओनर हो, तुमने किसी को बोला ले पकड़ मेरी लैंड और इसके ऊपर प्रोडक्शन कर ले। तो जब तुम किसी को लैंड अपनी यूज करने के लिए दोगे, बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। फैक्टर प्रोडक्शन से पैसा मिल रहा है, फैक्टर इनकम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, तो तुमने क्या करा? किसी को लोन दे दिया कि ये ले पकड़ लोन और अपना काम कर ले। तो जब तुम किसी को लोन दोगे, बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मेरे पास क्या है? फैक्टर इनकम। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो, तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस। तो तुमने बिजनेस को स्टार्ट करने की जिम्मेवारी ली है, तो तुम भी तो अपने लिए कुछ रखोगे ना। तो जो बिजनेस को करने से पैसे कमाते हो, उसमें से जो हिस्सा तुम अपने लिए रखते हो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। और आगे मेरे पास क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो +1 के अंदर तुम्हें याद है, तुमने पढ़ा था कि लेबर को बदले में क्या मिलती है? वेजेस मिलती हैं। तो माइक्रो के अंदर मैं वेजिस टर्म यूज करता हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं वेजिस टर्म यूज नहीं करूंगा। आई विल यूज द टर्म ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रीजन बीइंग वेजिस काफी नैरो टर्म है। हमको लेबर को जो भी पैसा उसके बॉस ने दिया, वो सभी पैसे को इंक्लूड करना है। फिर चाहे वो वेजिस हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो सैलरीज हो, जो भी हो, एम्प्लॉय को काम करने के लिए जिस भी फॉर्म के अंदर पैसा मिल रहा है, वो सभी चीजें आर द पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो लैंड देके रेंट मिलता है, लेबर देके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिलती है, कैपिटल देके इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देने पर जो मिले, उसको मैं क्या बोलता हूं? फैक्टर इनकम बोलता हूं। तो ध्यान देना, कुछ देने पर जो मिलता है वो फैक्टर इनकम है। एंड ऑन द अदर हैंड ट्रांसफर इनकम क्या है? दो बिना कुछ दिए मिले, जो पैसा तुम्हें फ्री में मिल जाए, उसको हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। तो देखो यहां पे ट्रांसफर इनकम आर द यूनिलेटरल पेमेंट्स। यूनिलेटरल पेमेंट्स का मतलब वन साइडेड पेमेंट, मतलब तुमने कुछ दिया नहीं, तुमने बस लिया। तो ऐसी वन साइडेड इनकम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें गिफ्ट मिला है, तो वो गिफ्ट मिला है तुमने, क्या उस गिफ्ट के बदले में तुमने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जैसी कोई सर्विस दी थी? नहीं, गिफ्ट तो तुम्हें फ्री में मिला है, कुछ किया थोड़ी है तुमने उसके लिए। तो वो तुम्हारे पास क्या? ट्रांसफर इनकम है। एग्जाम्पल के तौर पे चैरिटी दी तुमने, तुमने अनाथ आश्रम में जाके 10,000 रुपए डोनेट कर दिए। तो जो अनाथ आश्रम में तुमने 10,000 रुपए डोनेट करे हैं, तो मुझे बताओ अनाथ आश्रम ने बदले में तुम्हें कुछ दिया है? नहीं, कुछ नहीं दिया। ना अनाथ आश्रम ने तुम्हें लैंड दी, ना लेबर दिया, ना कैपिटल दी, ना एंटरप्रेन्योर दिया, लेकिन तुमने उसको 10,000 डोनेट करे। तो ये वन साइडेड इनकम है, बिना कुछ दिए अगर कुछ मिल जाए, ट्रांसफर इनकम। ग्रांट्स, चैरिटी और ग्रांट के अंदर फर्क क्या है? अगर तुम पर्पस को स्पेसिफाई करे बिना डोनेशन दो, तो उसे चैरिटी बोलते हैं। लेकिन अगर तुम पर्पस को स्पेसिफाई करके डोनेशन दो, तो उसको ग्रांट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने 10,000 रुपए दिए नाथ आश्रम को, चैरिटी है। लेकिन तुमने नाथ आश्रम को 10,000 रुपए दिए और कहा इस पैसे से बच्चों को खाना खिलाइयो सिर्फ। अब यहां पर कंडीशन लग गई,
डोनेशन के साथ यहां पे क्या लगी, कंडीशन लग गई कि ये पैसा जो है सिर्फ खाना खाने के लिए यूज होगा। तो ऐसी डोनेशन को मैं क्या बोलता हूं, ग्रांट बोलता हूं। सिर्फ कंडीशन इज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर डोनेशन, दैट डोनेशन इज टर्म्ड एज ग्रांट। और अगर कोई कंडीशन नहीं है तो उसको चैरिटी बोलते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं चलो ट्रांसफर इनकम का, रेमिटेंसेस। हमें रेमिटेंसेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर तुम पढ़ाई करके ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तुम पैसे कमा रहे हो, और वो पैसे में से कुछ पैसे तुम अपने घर वालों को इंडिया के अंदर भेज रहे हो। तो ये जो पैसा तुमने ऑस्ट्रेलिया में काम करके अपने घर वालों को इंडिया में भेजा, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो ये रेमिटेंसेस भी ट्रांसफर इनकम है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर नाम की सर्विसेज नहीं दी है, ये पैसा तुमने उनको फ्री में दिया है। अब ऐसा है, इस चीज को सुनकर तुम इमोशनल वगैरह मत हो जाना कि नहीं भाई सब कुछ हमारे हमारे घर वालों ने दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पर्टिकुलर अमाउंट तुमने ट्रांसफर करी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, उस अमाउंट के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तुम्हें लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज नहीं दी है, तो वो भी तुम्हारे पास ट्रांसफर इनकम के अंदर ही आएगा। तो जो भी पैसा बिना कुछ दिए मिल जाए, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। अगली इनकम की बात करते हैं। अगली इनकम है हमारे पास डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब है जो भी इनकम किसी पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बीच में जनरेट होना, उस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। सो डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ध्यान देना क्या लिखा है यहां पे, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, मतलब ट्रांसफर इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। वन साइडेड इनकम को डोमेस्टिक इनकम के तरह इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ कौन सी इनकम इंक्लूड करेंगे हम, फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इंडियन एम्बेसी। अब ये इंडियन एम्बेसी क्या है, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है हमारे सामने। तो इस मैप के अंदर जैसे कि तुम देख रहे हो, ये है हमारे सामने हमारा प्यारा भारत, और एग्जाम्पल के तौर पे एक कंट्री हम लेके चलते हैं कोई और, ऑस्ट्रेलिया को। तो बच्चों इंडियन एम्बेसी क्या है, इंडियन एम्बेसी इंडिया का एक ऑफिस है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, इंडियन एम्बेसी इंडिया का एक ऑफिस है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया का एक ऑफिस है जो इंडिया के अंदर है। तो ये एम्बेसी करती क्या है, इस एम्बेसी का मेन काम होता है कि किसी भी देश के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना। तो अगर इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, तो उसके अंदर जो भी वहां पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, डिप्लोमेट्स बोलते हैं उनको, एम्बेसी के अंदर जो भी लोग बैठते हैं उनको डिप्लोमेट्स बोलते हैं। तो एम्बेसी के अंदर जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे, उसका काम ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करे। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी का काम होगा कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन यहां पे करके रखे। तो ध्यान देना यहां पे, ये जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी जो ऑस्ट्रेलिया में ये है तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जिस जमीन के ऊपर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना, ये जो जमीन है, एक मिनट, ये जो जमीन है, जिस जमीन के ऊपर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना, वो जमीन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। सिमिलरली जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इंडिया के अंदर है, जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इंडिया के अंदर ये है तो इंडिया की जमीन पे, लेकिन जो भी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो एम्बेसी क्या होता है, एम्बेसी किसी भी देश का एक ऐसा ऑफिस है जो किसी और देश में है, और जिस भी देश के अंदर है उस देश की जमीन के ऊपर जो वो ऑफिस बना है, वो जमीन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा दूसरी कंट्री का। तो इसको एम्बेसी बोलता हूं। तो एम्बेसी करता क्या है, ये बस फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने का यहां पे काम करता है। तो ध्यान तुमको ये देना, एक बार मैं और बोल देता हूं। हालांकि मैं एम्बेसी अभी अगली स्लाइड के अंदर तुम्हारे साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो लेकिन फॉर द टाइम बिंग तुम ये चीज समझ लो कि अगर मैं इंडियन एम्बेसी की बात कर रहा हूं, इंडियन एम्बेसी का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इंडिया का ऑफिस, और जिस जमीन पर वो इंडिया का ऑफिस है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है।
ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का मतलब इंडिया की जमीन पर ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस, और जिस जमीन के ऊपर ये ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस है बेशक इंडिया में है, लेकिन वो जमीन ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट यहां पे मानी जाएगी। तो क्योंकि इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने के बावजूद इसकी जमीन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है, तो इसके ऊपर जो भी पैसा कमाया जाएगा वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट यहां पे बनेगा। तो अगर मैं यहां पे इंडियन एम्बेसी नहीं भी लिखता ना तो भी चलता, क्योंकि इंडियन एम्बेसी की जमीन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अगर इंडियन एम्बेसी है तो वो है तो पाकिस्तान की जमीन पर, लेकिन इंडियन एम्बेसी का जो भी एरिया होगा ना वो एरिया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। सिमिलरली इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो है तो इंडिया की जमीन पर, लेकिन जिस जमीन के ऊपर है वो एरिया पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो जो भी किसी भी देश की एम्बेसी होती है वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट वहां पे माना जाता है। तो अगर किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पैसा कमाया गया है तो हम वो उस देश की डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, चाहे वो पैसा नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया, चाहे वो पैसा नॉन रेजिडेंट ने कमाया है। मतलब अगर पैसा इंडिया के अंदर कमाया गया है, अगर पैसा इंडिया के अंदर कमाया गया है, चाहे जिस मर्जी ने कमाया, चाहे ऑस्ट्रेलियन ने कमाया, चाहे अमेरिकन ने कमाया, चाहे पाकिस्तानी ने कमाया, चाहे चाइनीज ने कमाया है, अगर इंडिया की जमीन पर कमाया गया है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है। कौन कमा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है ये आने वाली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग जो तुम्हारे देश में रह रहा है वो तुम्हारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट, जो तुम्हारे देश में नहीं रह रहा वो तुम्हारे देश का नॉन रेजिडेंट। तो चाहे वो इंसान नॉर्मल रेजिडेंट है, चाहे वो इंसान नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, मतलब चाहे वो इंसान तुम्हारे देश में रह रहा है, चाहे वो इंसान तुम्हारे देश में नहीं रह रहा, लेकिन अगर उसने तुम्हारी जमीन के ऊपर पैसा कमाया तो वो पैसा उस जमीन की डोमेस्टिक इनकम है। सो दिस इज डोमेस्टिक इनकम की सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड एम्बेसी ऑफ दैट कंट्री which is earned by normal resident or by a non-resident। तो आई थिंक इट मेक्स यू क्लियर। आगे चलते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं। तो नेशनल इनकम भी मेरे पास क्या है जी, ये फैक्टर इनकम का ही टोटल है। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। इसका मतलब है कि नेशनल इनकम के अंदर भी हम ट्रांसफर इनकम को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ कौन सी इनकम लेते हैं, हम फैक्टर इनकम लेते हैं। तो नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। बड़े ध्यान से पढ़ना, कहता है नेशनल इनकम में मैं सिर्फ वो फैक्टर इनकम लूंगा जो फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है। तो अगर हमारे देश का बंदा, मतलब हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट जो हमारे देश के अंदर रह रहा है, ठीक है, अगर हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैसे कमाए, चाहे वो नेपाल के अंदर पैसे कमाए, चाहे वो पाकिस्तान में पैसे कमाए, चाहे वो रशिया में पैसे कमाए, चाहे वो अफ्रीका में पैसे कमाए, दुनिया के अंदर जहां मर्जी पैसे कमाए, अगर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है तो उसके द्वारा कमाया गया पैसा इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर आएगा। डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट है कि नहीं है मैटर नहीं करता, अगर पॉलिटिकल बाउंड्री में है तो डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में पॉलिटिकल बाउंड्री है कि नहीं है मैटर नहीं करती, अगर रेजिडेंट है तो नेशनल इनकम। तो जो पैसा इंडिया के रेजिडेंट ने कमाया नेशनल इनकम, जो पैसा पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर कमाया गया डोमेस्टिक इनकम। तो ये चीज तुमने यहां पे ध्यान रखनी है। आई होप क्लियर है सभी को। आओ जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में। तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। तो मैंने तुम्हारे साथ बात करी कि भाई ये एम्बेसी क्या होता है। अब हम एम्बेसी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं एम्बेसी की, फिर बात करेंगे हम हाई कमीशन क्या होता है, और बात करेंगे कॉन्सुलेट क्या होता है। पेपर के अंदर नहीं आएगा तुम्हारे ये, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें पता होना है यहाँ पे चाहिए कि भाई एम्बेसी, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट क्या होता है, और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर फर्क क्या है। तो पहले बात करते हैं एम्बेसी के बारे में। तो एम्बेसी इंप्लाइज द ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स ऑफ वन कंट्री इन अनदर कंट्री। कहता है ये एक ऑफिस है,
एक देश का दूसरे देश में, एक देश का दूसरे देश में जो ऑफिस है उसको मैं क्या बोलता हूं? एम्बेसी बोलता हूं। और इस ऑफिस को रिप्रेजेंट कौन करता है? मतलब इस ऑफिस के अंदर बैठता कौन है? तो जो भी इस ऑफिस के अंदर बैठता है उसको हम उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हम यहां पे डिप्लोमेट्स बोलते हैं। और एम्बेसी के अंदर मेरी सारी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज आती हैं। अब ये नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या है? तो सिंपल भाषा में इसको समझने के लिए, जिस भी देश के ऊपर किसी टाइम पे अंग्रेजों का राज था वो मेरे पास कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। तो जैसे तुम यहाँ पे ये अपने मैप देख रहे हो, इस मैप के अंदर जो भी ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइटेड है वो तुम्हारी सारे पास कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। मतलब इन देशों के ऊपर कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य का कंट्रोल था। तो जिनके ऊपर अंग्रेजों का राज था उन देशों को मैं क्या बोलता हूं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलता हूं। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज को छोड़कर जितनी भी मेरे पास एक देश के दूसरे देश में ऑफिस हैं जो फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने काम कर रहे हैं उसको मैं क्या बोलता हूं? एम्बेसी बोलता हूं। एग्जाम्पल जो अभी हमने लिया कि अगर इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑफिस है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने का काम करता है, तो उस ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑफिस को मैं क्या बोलूंगा? इंडियन एम्बेसी बोलूंगा। सिमिलरली जो ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के अंदर ऑफिस है उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी बोलूंगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया यहां पे ग्रीन कलर का है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूके का ऑफिस है और वो फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने का काम कर रहा है, तो उसको मैं वहां पे ब्रिटेन हाई कमीशन बोलूंगा। और सिमिलरली जो ऑस्ट्रेलिया का यूके के अंदर ऑफिस है उसको मैं वहां पे क्या बोलूंगा? ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन बोलूंगा। तो दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं। अगर मैं यहां पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बात करता हूं तो वहां पे एम्बेसी को मैं बस हाई कमीशन बोल देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया के अंदर यूके की एम्बेसी है तो मैं उसको ब्रिटेन एम्बेसी नहीं बोलूंगा, उसको मैं ब्रिटेन हाई कमीशन बोलूंगा। सिमिलरली इंडिया की जो यूके में एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी है यूके में, तो उसको इंडियन एम्बेसी नहीं बोलूंगा, उसको इंडियन हाई कमीशन बोलूंगा। तो दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, बस यहां पे कंट्रीज का फर्क है। काम दोनों का सेम है, बस नाम दोनों का अलग है। तो ये मेरे पास है जी हाई कमीशन। इफ बोथ होम कंट्रीज एंड होस्ट कंट्रीज आर कॉमनवेल्थ कंट्रीज देन एम्बेसी विल बी कॉल्ड एज हाई कमीशन। और कोई फर्क नहीं है। बाकी थोड़ी यहाँ पे पोस्टों का फर्क है। यहाँ पे जो भी बंदे होते हैं उनको डिप्लोमेट्स बोलते हैं, और हाई कमीशन के अंदर जो भी लोग होते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनको कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है, बाकी सारा काम इसका यहाँ पे सेम है। अब बात करते हैं कॉन्सुलेट की। तो कॉन्सुलेट क्या होता है? ये एम्बेसी की एक ब्रांच होती है जिसका मेन काम जो होता है इमिग्रेशन से रिलेटेड होता है। मतलब जो भी वीजा देने या लेने का काम है वो सारा काम यहाँ पे कॉन्सुलेट देखती है। तो एम्बेसी की ही फर्दर ये यहाँ पे ब्रांच है। एम्बेसी का काम है फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना, सिमिलरली हाई कमीशन काम है फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना, और कॉन्सुलेट का काम है सारे वीजा रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करना। तो ये मेरे पास एम्बेसी, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट है। तो अगर इंडिया के अंदर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है, वो है तो इंडिया की सरजमीन पर, लेकिन वो जमीन पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। अगर पाकिस्तान में इंडिया का कॉन्सुलेट है, वो है तो किसके ऊपर? पाकिस्तान की जमीन पर, लेकिन वो जमीन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है मेरे पास एम्बेसी, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट का, कि है तो दूसरे देश में लेकिन है वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। तो आई होप आपको क्लियर है। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ। ये नोट्स चाहिए तो डाउनलोड कर लो, लिंक में तुमको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।